गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। श्रीलंका में नया राष्ट्रपति चुनने की औपचारिकता पूरी हो गई, लेकिन संकट पहले की तरह बना हुआ है। पिछले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे रानिल विक्रमसिंघे को ही अगला राष्ट्रपति चुना गया है, लेकिन 82 के मुकाबले 134 मतों से जीत दर्ज करने के बावजूद न तो विक्रमसिंघे की आगे की राह आसान हुई है और न ही श्रीलंका के राजनीतिक संकट के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। कारण यह कि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार का करीबी माना जाता है। श्रीलंका में आम धारणा है कि मई में महिंदा राजपक्षे की जगह उन्हें प्रधानमंत्री पद पर इसलिए बैठाया गया क्योंकि राजपक्षे परिवार को भरोसा था कि वह उनके हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। यूँ भी रानिल विक्रमसिंघे वहाँ की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। वह 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे उन्हीं नेताओं की जमात में शुमार किए जाते हैं जिनकी वजह से श्रीलंका आज भयानक संकट से गुजर रहा है। यही वजह है कि कोलंबो की सड़कों पर गो गोटा गो के नारे लगाने वाली प्रदर्शनकारियों की भीड़ रानिल विक्रमसिंघे का भी इस्तीफा मांग रही थी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति आवास पर लोगों ने कब्जा किया तो विक्रमसिंघे का निजी आवास भी उसी दिन फूंक डाला गया। यह इस बात का पुख्ता संकेत था कि राजपक्षे परिवार से नाराज लोग विक्रमसिंघे को भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी पता नहीं क्यों देश का मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व देशवासियों के मूड को समझ नहीं पाया या फिर समझते बुझते भी उसकी अवहेलना करने पर उतर आया। इसी का नतीजा है कि नए राष्ट्रपति का नाम घोषित होते ही लोग फिर घरों से निकल आए। 3-4 दिनों से शांत नज़र आ रही कोलंबो की सड़कें एक बार फिर रानिल गो होम नारों से गूंजने लगी है। जाहिर है ऐसे में नए राष्ट्रपति के लिए काम करना मुश्किल होगा। उनके सामने न केवल देश के अंदर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की चुनौती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बेल आउट पैकेज के लिए मनाने का बेहद कठिन काम भी है। देखना होगा कि प्रदर्शन के जारी रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां श्रीलंका की मौजूदा सरकार से बातचीत को कितना फ़ायदेमंद मानती है। इन सब के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि आम लोगों में उसके प्रति सद्भाव बना हुआ है। भारत ने अभी तक संकट के दौरान श्रीलंका को $4 अरब की मदद दी है, जो किसी भी देश से ज़्यादा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह श्रीलंका के लोगों की मदद जारी रखेगा, जो सही है। भारत आगे भी मुश्किल में फंसे पड़ोसी देश की मदद के लिए
तैयार है, लेकिन आंतरिक अस्थिरता से वहाँ के लोगों को खुद निपटना होगा। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। इसकी दो वजहें रही। पहली तो यह रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि अगले 3 सालों में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। दूसरे, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बारे में दिए गए बयान। भागवत ने कहा कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक खास वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड तेज बनी रहे, उसका प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। दूसरी ओर जो मूल निवासी हैं, जागरूकता अभियान चलाते हुए उनकी जनसंख्या नियंत्रित कर दी जाए। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का असंतुलन ठीक नहीं होगा। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब यह मुद्दा किसी एजेंडे के रूप में सामने आया है। पिछले कई सालों से जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सियासत होती रही है। बीजेपी और संघ के लिए जनसंख्या नियंत्रण अरसे से एक मुद्दा रहा है। पार्टी नेताओं की ओर से कई बार इसके लिए कानून बनाने की मांग उठाई गई। 2019 में लोकसभा का दूसरा टर्म जीतने के बाद जब पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने तब कहा था, हमारे यहाँ जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा करता है, लेकिन यह भी मानना होगा कि देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को अच्छी तरह समझता है। ये लोग अभिनंदन के पात्र हैं। ये लोग एक तरह से देशभक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सोच रही है। तब माना गया कि अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने के बाद 2024 आम चुनावों में इस कानून को मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन बीच में कोविड आ गया तो यह बहस रुक गई। अब यह मामला फिर से गर्म हुआ है तो इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है यह बहस हिंदू मुसलमान विवाद में बदल जाती है। मुस्लिम संगठन और नेता इसे खुद को टारगेट करने का एक जरिया बताते हैं। संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भले ही यह मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर किसी तरह का कानून बनाने से पहले वे भी विचार विमर्श की ज़रूरत बताते हैं। असल में उनके मन में भी आशंका है कि अगर कानून के सहारे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश हुई तो हिंदू समुदाय इसे पता नहीं किस तरह से ले। ये संगठन भी कानून बनाने की हड़बड़ी में नहीं है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उनके बेटे संजय गांधी की पहल पर आबादी नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उनकी बुरी यादें अभी तक मिटी नहीं है। वहीं हाल में आए आंकड़ों ने भी इस तथ्य को स्थापित किया है कि
जनसंख्या वृद्धि से संबंध धर्म से उतना नहीं है जितना गरीबी और अशिक्षा से। आंकड़े बताते हैं कि सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। देश में एक वर्ग का यह भी मानना है कि अब इसके लिए किसी तरह का कानून बनाने की ज़रूरत नहीं रह गई है, सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम चलाने की से बात बन जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से इन दिनों देश में ध्रुवीकरण को लेकर चिंता बढ़ी है और खुद बीजेपी तथा सरकार भी इससे परेशान है, उसके मद्देनज़र तत्काल कानून बनाने की कवायद शुरू होती नहीं दिख रही। स्टॉप।